जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की पार्टियों के 29वें सम्मेलन, जिसे आप लोग COP29 के नाम से जानते हैं, इसका बाकू अजरबैजान में हुआ था। और इस सम्मेलन में लगभग 200 देशों के मध्य वैश्विक जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए उद्देश्य संबंधी समझौतों पर वार्ता हुई है। और मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि इस तरह का सम्मेलन कहीं होता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको आंसर राइटिंग में, निबंध में फायदा पहुंचाते हैं। तो आखिर COP29 की मुख्य बातें क्या हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। और COP29 पर भारत का रुख क्या रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। भारत के लिए COP क्यों महत्वपूर्ण है, उन्हें भी देखेंगे। और वैश्विक जलवायु शासन में भारत की भूमिका किस प्रकार विकसित हुई है, उसे भी हम लोग जानेंगे। और देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है एशिया में। यहाँ आपको अजरबैजान देखने को मिलेगा और इसकी राजधानी बाकू है। तो COP29 की मुख्य बातें क्या है? तो नया जलवायु वित्त लक्ष्य। COP29 में एक बड़ी सफलता जलवायु वित्त पर नया सामूहिक प्रमाणित लक्ष्य है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को वर्ष 2035 तक पूर्व लक्ष्य $100 से बढ़ाकर 100 मिलियन था पहले, ये 300 बिलियन 100 बिलियन था, ये जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, $300 बिलियन प्रति वर्ष तक, अर्थात 3 गुना कर विकसित देशों को आगे रखना है। और इसमें सभी हितधारकों से वर्ष 2035 तक समस्त सार्वजनिक और निजी स्रोतों से जलवायु वित्तपोषण को बढ़ाकर $1.3 ट्रिलियन प्रति वर्ष करने का आह्वान किया है, ताकि विकासशील देशों को जलवायु प्रभावों को कम करने और उनके अनुकूल करने में सहायता मिल सके। कार्बन बाजार समझौता। COP29 में ने कार्बन बाजारों के लिए तंत्र को अंतिम रूप देने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया, जिसमें देश दर देश व्यापार पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 और संयुक्त राष्ट्र UN के तहत एक केंद्रीकृत कार्बन बाजार पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6.4 शामिल है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 6.2 देशों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के आधार पर कार्बन क्रेडिट का व्यापार करने के लिए द्विपक्षीय समझौतों की अनुमति देता है। पेरिस समझौता ऋण व्यवस्था, जिसे अनुच्छेद 6.4 के नाम से जाना जाता है, इसका उद्देश्य एक केंद्रीकृत संयुक्त राष्ट्र प्रबंधित कार्बन उत्सर्जन ऑफसेट और व्यापार प्रणाली विकसित करना है। मीथेन कम करने पर घोषणा। मीथेन। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात समेत 30 से अधिक देशों ने जैविक अपशिष्ट मीथेन कम करने पर COP29 घोषणा का समर्थन किया है। भारत इसमें हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, ये भी याद रखिएगा, पूछ लेगा आपसे। तो भारत इसमें हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। घोषणा पत्र में अपशिष्ट क्षेत्र के मीथेन उत्सर्जन को लक्षित किया गया है, जो वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में 20% का योगदान देता है। और यह 5 प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे निर्धारित योगदान, NDC, विनियमन, डेटा, वित्त और भागीदारी। देशों को अपने NDC में जैविक अपशिष्ट में से मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्षेत्रीय लक्ष्य शामिल करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। यह वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा, भारत इस पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, पर आधारित है, और जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को 30% तक कम करना है, और तथा कृषि अपशिष्ट एवं जीवाश्म ईंधन से निष्कासित मीथेन की समस्या का समाधान करना है। स्वदेशी लोग और स्थानीय समुदाय। COP29 ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदाय के महत्व पर जोर दिया है। COP29 में ने बाकू कार्य योजना को अपनाया और स्थानीय समुदाय स्वदेशी लोगों के मंच के तहत सुविधाजनक कार्य समूहों के अधिदेश को नवीनीकृत किया है। बाकू कार्य योजना में स्वदेशी ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने, जलवायु संवादों में स्वदेशी भागीदारी को बढ़ाने तथा जलवायु नीतियों में स्वदेशी मूल्यों को शामिल करने को प्राथमिकता दी गई है। FWG बाकू कार्य योजना को लिंग संवेदनशील और सहयोगात्मक तरीके से क्रियान्वित करेगा, जिसकी प्रगति की समीक्षा 2027 में की जाएगी। LCIPP का FWG एक गठित निकाय है और जिसकी स्थापना COP24 में LCIPP को और अधिक क्रियाशील बनाने तथा विभिन्न निकायों के साथ कार्य करते हुए ज्ञान, सहभागिता और जलवायु नीतियों पर इसके कार्यों को सुगम बनाने के लिए की गई है। लिंग और जलवायु परिवर्तन। लैंगिक दृष्टिकोण पर लीमा बर्ग प्रोग्राम
को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और जिससे जलवायु कार्रवाई में लैंगिक समानता की पुष्टि हुई है। कॉप 30 बेलेम ब्राजील में होना है में एक नई लैंगिक कार्रवाई योजना को अपनाने की आवश्यकता पर बल भी दिया गया है। 2014 में स्थापित LWPG का उद्देश्य लैंगिक संतुलन को बढ़ावा देना तथा लैंगिक विचारों को एकीकृत करना ताकि कन्वेंशन ऑफ पेरिस समझौते के तहत लैंगिक संवेदनशील जलवायु नीति और कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। किसानों के लिए बाकू हारमोनिया जलवायु पहल। खाद्य और कृषि संगठन के साथ साझेदारी में कॉप 29 प्रेसिडेंसी ने किसानों के लिए बाकू हारमोनिया जलवायु पहल शुरू की है। यह एक ऐसा मंच है जो खाद्य और कृषि के क्षेत्र में मौजूदा जलवायु पहलों के बिखरे हुए परिदृश्य को एक साथ लाता है ताकि किसानों के लिए समर्थन प्राप्त करना आसान हो सके और वित्त तक उनकी पहुंच सुगम हो सके। और देखिए, अगर हम लोग बात करें FAO की, इसके बारे में याद रखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है, क्या कर लेता है, पूछ लेता है। UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात हो रही है और UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है जब तक कि पक्ष अन्यथा निर्णय न ले, और वॉन सचिवालय में आयोजित होता है जब तक कि कोई पक्ष सत्य की मेजबानी करने की पेशकश न करे। पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था 1975 में। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस पूछ लेता है। और 28वां दुबई UAE में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और 26वां कब हुआ था, बताइए आप लोग, 27वां कब हुआ था या नहीं हुआ था, ये सब नीचे लिखिए आप लोग, ठीक है। अब COP 29 पर भारत का रुख क्या है, समझौते का विरोध। तो आप देखेंगे कि भारत ने NCQG की अपर्याप्तता की आलोचना करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया। विकासशील देशों के सामने आने वाली जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता को अपर्याप्त माना गया। और आप देखेंगे भारत अन्य ग्लोबल साउथ देशों के साथ मिलकर विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन समन और अनुकूलन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कम से कम 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष की वकालत कर रहा है। और आप देखते हैं कि जिसमें 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान या अनुदान समतुल्य संसाधनों के रूप में शामिल है। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9 क्या कहता है, भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि विकसित देशों को पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9 के अनुरूप जलवायु वित्त जुटाने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, पैसा जुटाने में, जिसमें विकसित देशों पर जिम्मेदारी डाली गई है। हालांकि अंतिम समझौते ने विकसित देशों को उनकी ऐतिहासिक उत्सर्जन और वित्तीय प्रतिबद्धताओं के लिए जवाबदेह ठहराने के बजाय विकासशील देशों सहित सभी पक्षों पर जिम्मेदारी डाल दी है। कमजोर राष्ट्रों के साथ एकजुटता, भारत ने अल्प विकसित देशों और लघु द्वीप विकासशील राज्यों की चिंताओं का समर्थन किया, जिन्होंने यह कहते हुए वार्ता से किनारा कर लिया कि उचित और पर्याप्त वित्तीय लक्ष्यों की उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। भारत के लिए COP क्यों महत्वपूर्ण है, भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएं और उपलब्धियां। तो भारत की पहली NDC वर्ष 2015 में प्रस्तुत की गई थी और इसने वर्ष 2022 में अपनी जलवायु लक्ष्यों को अद्यतन किया, जिसमें उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक कम करना और गैर जीवाश्म ईंधन से अपनी ऊर्जा क्षमता का 40% पूरा करने जैसी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। जलवायु वित्त को सुरक्षित करना, भारत हरित जलवायु कोष और कार्बन क्रेडिट बाजार जैसे तंत्रों के माध्यम से प्राप्त धन का प्रमुख लाभार्थी रहा है। भारत के लिए बाढ़ और चक्रवात जैसी जलवायु प्रेरित प्रभावों से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु हानि और आप देखेंगे क्षति कोष पर COP चर्चाएं महत्वपूर्ण है। वैश्विक जलवायु नेतृत्व, COP भारत को वैश्विक जलवायु कार्रवाई में अपने नेतृत्व का दावा करने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें वैश्विक जलवायु चुनौतियों के लिए स्थायी समाधान को आगे बढ़ाने के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल शामिल है। इसके बारे में भी याद रखिएगा, ISA की बात हो रही है, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इसकी स्थापना कब हुई थी, 30 नवंबर 2015 में। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का लाभ उठाना, भारत COP में समान विचारधारा वाले विकासशील देशों को और बेसिक समूह का नेतृत्व करता है, जो ग्लोबल साउथ के प्रभाव को बढ़ाने के साथ न्याय संगत जलवायु कार्रवाई एवं वित्त पोषण में सहायक है। COP जैसे मंच भारत को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के साथ जलवायु हेतु मैंगो गठबंधन जैसी पहलों को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करते हैं। ये आप देखें, वैश्विक जलवायु शासन में भारत की भूमिका किस प्रकार विकसित हुई है। तो 1970 से सन 2000 के दशक
इस दौरान भारत पश्चिमी पर्यावरणीय आह्वानों के प्रति सतर्क था, क्योंकि भारत को आशंका थी कि इससे उसके आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होगी। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पर्यावरण संरक्षण और गरीबी उन्मूलन के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया था। 1992 की रियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में UNFCCC पर हस्ताक्षर करके भारत ने औपचारिक रूप से सतत विकास को अपनाया तथा साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्वों का समर्थन किया, जिसमें विकसित तथा विकासशील देशों की अलग अलग क्षमताओं एवं जिम्मेदारियों को मान्यता दी गई। भारत ने 2002 में COP8 की बात हो रही है, 2002 में COP8 की मेजबानी की थी, जो जलवायु वार्ता में निष्क्रिय भागीदारी से सक्रिय भूमिका की ओर भारत के बदलाव का प्रतीक थी। भारत ने 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया, जो उत्सर्जन को कम करने एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का परिचायक है। वर्ष 2015 के बाद पेरिस समझौता 2015 से वैश्विक जलवायु शासन में प्रमुख बदलाव आने के बाद भारत जैसे विकासशील देशों को असंगत दायित्वों का सामना किए बिना जलवायु कार्रवाई में योगदान करने का प्रोत्साहन मिला। क्या मिला? प्रोत्साहन मिला। ये भी देखेंगे। एक कठोर उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों के क्रम में या आप देखिए राष्ट्रीय स्तर पर अभी निर्धारित योगदान NDC की ओर परिवर्तन से भारत को अपने जलवायु प्रतिबद्धताओं को विकासात्मक प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने में सहायता मिलती है। भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर अभी निर्धारित योगदान प्रस्तुत किए हैं। वर्ष 2022 में उन्हें अद्यतन किया है। भारत ने वर्ष 2022 में अन्य विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण हेतु 1.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया, और जिससे जलवायु नेतृत्वकर्ता के रूप में इसकी भूमिका मजबूत हुई है। अब देखिए जलवायु समानता एवं न्याय के लिए वकालत। भारत विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने की वकालत करने के साथ हरित जलवायु कोष एवं लॉस एंड डैमेज फंड जैसी व्यवस्थाओं का आप देखते हैं सक्रिय रूप से समर्थन करता है। अग्नि पहल, वैश्विक पहल, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो बताया ना 2015 में भारत फ्रांस द्वारा पेरिस में COP21 शिखर सम्मेलन में शुरू किए गए IESC का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, इसके तहत कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए धारणीय उपभोग पैटर्न की वकालत की गई है। जलवायु मैंगो गठबंधन, तो आप देखेंगे कि इसमें जलवायु प्रभाव को कम करने के लिए मैंगो परिस्थिति तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो COP29 की यही कहानी है, जरूर याद रखा करिएगा। एक सामान्य जानकारी। कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।